जब भी हमें कोई भी स्टूडेंट मिलते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ उनसे बात करने के लिए। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने हमें अपना बेहद ही कीमती समय दिया है और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जुडिशरी वाले स्टूडेंट मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं। आइए चलते हैं और बहुत सारे नए स्टूडेंट के सवाल रहते हैं, वो भी जानेंगे कि किस तरीके से और कौन कर सकता है। ये भी पूछना चाहूँगा कि जब आप दिल्ली आए थे तो आप कहाँ से आए थे और ऐसा आपको क्यों लगा कि मैं दिल्ली चल के तैयारी करता हूँ? सबसे पहले तो भाई मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और आपके चैनल के जितने व्यूवर्स हैं उनको भी हेलो बोलना चाहता हूँ। आपने रैंडम विज़िट किया मेरे रूम में, इसके लिए भी आपका थैंक यू अगेन। एक्चुअली भाई मैं बिलोंग करता हूँ प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट चंदौली, उत्तर प्रदेश से। और मैंने अपना LLB जो है बरेली से किया हुआ है, महात्मा ज्योतिबा बाई फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। फिर लॉ कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मुझे जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक करना है और मैं सेल्फ़ स्टडी तो कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे कोचिंग की ज़रूरत है और बिना गुरु के इंसान कहीं न कहीं परिपक्व नहीं हो पाता है, या फिर ये कह लो कि जो उसकी नॉलेज होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मुझे लगा शायद अगर मेरे अंदर वो लैकनेस ना रह जाए, वो कमियाँ ना रह जाएँ और मैं एग्ज़ाम जो हूँ 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर क्रैक कर लूँ। उस सपने को लेकर के दिल्ली में कोचिंग करने आया और जुडिशरी क्रैक करके जज बन के अपने माता-पिता, अपने गाँव समाज और अपने क्षेत्र, अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहता हूँ और साथ में मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूँ, अपने जीवन को रहते हुए सेवा दे सकूँ। बस यही एक लक्ष्य लेकर के दिल्ली आया हूँ। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी अभी दिया है, प्रीलिम्स वगैरह के? जी हाँ, जब मैंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया था 2022 में, मैंने अपना कंप्लीट किया था, तो उसके बाद में कंप्लीट करने के जस्ट 3 महीने के बाद में वैकेंसी आ गई थी यूपी की। लेकिन मेरी प्रिपरेशन शायद उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा प्री निकल गया था बट मेरा मेंस नहीं निकल पाया था। और अभी भी तैयारी कंटिन्यू है और उम्मीद है कि जल्द निकल जाएगा। अभी आप UP PCS जे की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं प्रॉपर्ली मैंने बताया आपको कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो अपना स्टेट तो सबका यही टारगेट होता है कि मुझे मेरा स्टेट मिल जाए, बट मैंने कहा कि मुझे प्यार है अपने नेशन से, मैं राष्ट्र सेवा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन कहीं पर भी हो, कैडर कोई भी हो, लेकिन मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यूपी है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी दिल्ली रहेगी हमेशा। आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कहाँ से करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं और मेंस के लिए कहाँ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंटरव्यू के लिए कहाँ से तैयारी करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं कोचिंग करने आया हूँ। ख़ैर मैं कोचिंग का नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर या फिर पेड नहीं है। तो मैं कोचिंग करता हूँ और कोचिंग से ही मुझे गाइडेंस भी मिल जाती है। और अगर जहाँ मुझे कुछ कमी लगती है वहाँ मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। चाहे वो गाँव देहात का बच्चा जो कोचिंग नहीं भी कर सकता है, वो भी यूट्यूब से वीडियोज़ देख कर के पढ़ सकता है। तो मैं जहाँ मेरे कुछ डाउट्स रह जाते हैं वहाँ मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ देख लेता हूँ। बाकी कुछ सीनियर के नोट्स होते हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूँ। अच्छा, कुछ आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, यहाँ पे हैं, जी थोड़ा हाँ, देख नोट्स वगैरह दिखाइए। सब आपके सामने ही रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का अपना नोट्स बनाया था, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा नोट्स देख सकते हैं। और यहाँ पे रखिए एक बार, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाए हुए हैं और जब मुझे नीड लगती है तो मैं इसको खोल के अपना रिवाइज़ भी कर लेता हूँ टाइम टू टाइम पर। ऐसे जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी लोकल एक्ट्स हैं, उन सब के मेरे नोट्स बने हुए रखे हुए हैं, तो जब भी उनकी नीड पड़ती है तो मैं उनको ज़रूर बनाता हूँ। ये आपने खुद सेल्फ स्टडी करके बनाए हैं? जी नहीं, ये तो कुछ मटेरियल कोचिंग्स के हैं और कुछ इसमें एडिशन जहाँ मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए वहाँ मैंने बुक का रेफरेंस ले करके, या कुछ नोटबुक अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में, आप जानते होंगे कि नोट्स मिल जाते हैं, जहाँ मुझे ज़रूरी लगा वहाँ मैंने हल्का सा उसमें एडिशन कर दिया है। अच्छा, जिस कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है उसकी अगर बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं जानना चाहेंगे कि इसमें अगर हम कोचिंग से तैयारी करने की सोच रहे हैं, हालांकि नाम हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, तो उसकी फ़ीस कितनी आपने पे की है? काफ़ी मोटी फ़ीस इसकी कहीं ना कहीं जाती है, मुझे ऐसा कई स्टूडेंट बताते हैं। देखिए, मैं जिस कोचिंग में मैंने एडमिशन ले रखा है उस कोचिंग की फ़ीस तो 3 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी, मैंने जो अपनी बात कही कि मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में कामयाब होने के लिए एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हम रामायण का उदाहरण ले लें, चाहे हम महाभारत का उदाहरण ले लें। लोग कहेंगे कि एकलव्य ने गुरु नहीं बनाया, लोग अक्सर ऐसा बोल देते हैं। मुझे लगता है शायद उनकी शिक्षा में कमी है। भले ही द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को अपने गुरुकुल में बैठा कर शिक्षा ना दी हो, लेकिन एकलव्य ने उनके चित्र बना करके उनसे ही प्रेरणा ली थी। तो बिना गुरु के तो हम किसी भी शिक्षा में परिपुक्त नहीं हो सकते हैं, हम उस चीज़ में एक अच्छा टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं हैं या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब यूट्यूब वीडियोज़ का सहारा लीजिए, नोट्स अपने आप पढ़िए, अपने सीनियर से गाइडेंस लीजिए।
आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था कि चलो मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ? एक यूपी के गांव का लड़का निकल पड़ा दिल्ली की तरफ कि चलो भैया अब तो जज बनने की तैयारी करता हूँ और देश की अपने आसपास के लोगों की मदद करूँगा, सेवा करूँगा। ये वाला मोटिवेशन कहाँ से आया? कई बार क्या होता है, लोग फिल्मों में देख लेते हैं, कई बार रियल में कोई ऐसी कहानी देख लेते हैं अपने आंखों से कि नहीं मुझे इनकी तरह ही बनना है। देखिए, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। कुछ लोगों का दिल टूट जाता है तो लोग तैयारी करने चले जाते हैं। कुछ लोग फिल्मों में देख के तैयारी करने चले जाते हैं। कुछ लोग न्यूज़ मीडिया यूट्यूब की वीडियोस देख करके जोश में आकर तैयारी करने लग जाते हैं। अगर आप पर्सनल मेरी बात पूछें तो मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में मोटिवेशन एटमॉस्फेयर की हर एक चीज़ से मिलता है। मेरा मानना है कि हम चींटी से लेकर के हाथी तक से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सुई की भी अपनी एक ज़रूरत है, तलवार की अपनी एक ज़रूरत है। तो मुझे मोटिवेशन हर चीज़ से मिलती है। सबसे पहले मुझे मेरे घर से ही मिलती है, क्योंकि मेरे दादाजी रेलवे डिपार्टमेंट में थे, पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। तो एक गवर्नमेंट सर्विस करने की चाहत तो बचपन से ही थी। लेकिन जब मैंने अपना 12th पास किया तब तो मैं मैथ का स्टूडेंट था। मेरा टारगेट उस समय आईआईटी का था। बट अचानक से क्योंकि मेरे पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे, मैंने बताया आपको, तो मेरे पिता का अक्सर काम हुआ करता था कोर्ट वगैरह में जाने का, और कभी कभी मैं पिताजी के साथ चला जाया करता था। तो मैं ना जो गवर्नमेंट का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, जुडिशरी का फंक्शन हो, मैं इसको बहुत ध्यान से देखता था और समझता था। फिर मुझे मोटिवेशन मिला और फीलिंग मिला कि नहीं, मुझे एलएलबी करना चाहिए। और फिर मैंने एलएलबी की तरफ अपना कदम बढ़ाया और मैंने एलएलबी करना स्टार्ट कर दिया। और फिर एलएलबी करने के दौरान ही हुआ ये कि मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, और चूँकि उस समय बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे एक्ट पढ़ चुका था, तो फिर मुझे लगा कि जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे अपने समाज के लिए इंसानियत को देखते हुए करना चाहिए। फिर मैंने अपने अधिकारों को, जो मैं जानता था, जो लोग नहीं भी जानते, तो उनको बताया कि आपके अधिकार ये हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और समाज में मदद करने की कोशिश की। तो मदद करते करते लोगों की मुझे न्यूज़ मीडिया का बहुत हेल्प मिला कि न्यूज़ मीडिया ने मेरे बहुत खबरों को अखबारों में लगाया। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, मुझे बहुत सारे पद भी मिले एनजीओज़ की तरफ से। तो ऐसे करते करते मेरा कारवा बढ़ता गया और नाम होता चला गया, और जो मेरा मोटिवेशन लेवल था वो धीरे धीरे और इंक्रीज़ होता गया। मतलब एक होता है कि आपने एलएलबी करना शुरू किया और आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन नहीं हो रहा है, डाउनफॉल नहीं हो रहा है उसका। मेरा सेकेंड ईयर से ही मेरा मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ऐसे अलग अलग कार्य करते करते मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं लाइफ में जज बनूंगा। अगर मैं एक लॉ स्टूडेंट होते हुए इतना कर सकता हूँ, लॉयर बनकर इतना कर सकता हूँ, तो जब मैं जज बन जाऊँगा तब मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ। ये एक मोटिवेशन रहता है हमेशा, और मैं बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो उसी फीलिंग के साथ मोटिवेशन आज ही बना हुआ है। ये जो आपकी एक खूबसूरत फोटो लगी हुई है, ये कहाँ की है? और एक सबसे फर्स्ट पे भी लगी हुई है मोर के पंख के पास, ये कहाँ की है? देखिए, जो ये पहली वाली फ़ोटो है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है टेम्पल ऑफ न्याय, मतलब कि न्याय का मंदिर है। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया का कोई भी लॉ स्टूडेंट होगा या लॉयर होगा, उसका सपना होता होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट एक बार जाऊँ, देखूँ कैसा है। तो मेरी ये पहली फ़ोटो थी, तो मैंने उसको जो फ्रेम कर लिया था कि ताकि मेरी लाइफ टाइम याद रहे कि हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट गया था। और जो आप इस फ़ोटोज़ की बात कर रहे हैं, तो ये फ़ोटो जो है ये मेरे डॉग के साथ में है। कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत प्यार है जानवरों से, पेड़ पौधों से। मैं नेचर के बहुत करीब, मैंने बताया मैं बहुत छोटे से गांव का हूँ। तो मेरा गांव जो पड़ता है, इस साइड में रेलवे स्टेशन है, इस तरफ में नेशनल हाईवे बना हुआ है, और बीच में मेरा गांव है। तो एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ जो है आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं साइंटिफिक चीज़ों के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में बहुत रहा हूँ। तो मुझे जानवरों से प्यार है, और घर पे गाय भैंस हैं तो पाल रखी है। इस फ़ोटो की एक मैं कहानी आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि वैसे तो ये कुत्ता जर्मन शेफर्ड का है। शायद मैं, अगर मुझे ख़रीदने की बात की तो शायद मैं ख़रीद ना पाता, बट ये कुत्ता मुझे एक नाली में गिरा हुआ मिला था। मैं सुबह के टाइम पे 3 बजे जो है रनिंग किया करता था अपने लॉ कॉलेज के टाइम पर। तो मैं एक बार दौड़ने गया तो एक नाली में ये जो है फंसा हुआ था और ये चिल्ला रहा था। फिर मैंने उसको बाहर निकाला, हालांकि उस समय तो मेरी इंसानियत थी, मैंने बाहर निकाल दिया। जब मैंने उसको बाहर निकाल के उसका कीचड़ वगैरह साफ़ किया, तो क्योंकि मुझे बचपन से पालने का शौक़ था, तो मैंने पहचान लिया कि ये कुत्ता जो है स्ट्रीट डॉग नहीं है, देसी नस्ल का इंडी नहीं है, ये जो है जर्मन शेफर्ड है। लेकिन इसके मुँह से खून आ रहे थे, और जो इसका मतलब बाथरूम वगैरह था उसमें से ब्लड आ रहा था। तो मुझे लगा शायद इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर हकीकत बताऊँ तो उस समय मेरे पास पैसे तो नहीं थे, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट था उस समय पे। मैं तो खुद मतलब रेंट पे लेकर रहता था। लेकिन फिर मैं उसको गवर्नमेंट अस्पताल लेके गया, तो गवर्नमेंट अस्पताल ने कहा कि सरकार जो है वो सिर्फ गाय भैंस और बकरी की दवाइयाँ देती है, कुत्तों और बिल्लियों की दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं।
खैर उस समय मैं अपने अधिकारों को अच्छे से समझता था और उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी ड्यूटी मुझे कैसे बतानी है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि उस समय मुझे अपने लॉ नॉलेज का अच्छे से यूज़ कर मैंने किया अपने। और मैं सच कहूँ तो जो लॉ नॉलेज है वो सबसे बड़ा वीपन है, अगर उसको हम सही से यूज़ करें तो। मैंने उनको कुछ कानून बताए, उसके बाद उन्होंने उसका इलाज किया। 1 हफ़्ता ट्रीटमेंट चला, ये ठीक हो गया, बच गया। उसके बाद से मेरे पास में ही रह गया, तो उससे एक बेहद प्यार है। तो इसलिए इसकी जहाँ भी जाता हूँ इसकी ये फ़ोटो अपने पास रखता हूँ। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके जैसे लाखों स्टूडेंट दिल्ली में तैयारी करने का सपना देखते हैं, फिर अपनी किताबों के साथ आते हैं, यहाँ पे तैयारी भी करते हैं, कैसे फाइनेंशियली चैलेंज आपके साथ आते हैं? स्टूडेंट लाइफ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी, आपके साथ भी, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ भी आते हैं, मैंने कई बार दिखाई भी हैं। देखिए, आपका सवाल एकदम जायज़ है कि स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। किसी भी क्लास का, लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का, हायर क्लास का बच्चा हो। लेकिन जब वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ने आता है तो कोचिंग की फ़ीस, पीजी का रेंट, खाना पीना, प्लस अपना डे लाइफ को मेंटेन करना, रूटीन को मेंटेन करना, इट्स नॉट अ ईज़ी वर्क, इट्स टू हार्ड फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल्स। सो अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट्स को रहती है। और अगर आप स्टूडेंट की बात हटा दें तो चाहे वो एक वर्कर क्लास का आदमी हो, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन हो, लाइफ में सबको एक अच्छा लाइफ स्टाइल और सबको एक अच्छी रेपुटेशन चाहिए होती है। तो पैसा सबकी नीड है। रही बात प्रॉब्लम फेस करने की, तो मुझे लगता है कि अगर हम लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, मुसीबतों को नहीं देखेंगे, तो जब हमारे लाइफ में अच्छे दिन आएंगे तो हम उस पल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ में सुख का मज़ा तभी आता है जब दुख खत्म हो जाता है। इसलिए सुख और दुख जीवन के साथी हैं, दुख के बाद ही सुख आता है। आपके यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। इतनी सारी किताबें दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँ एक खूबसूरत चीज़, और मैं आपको दिखाना चाहूँ जो हमारे भारत की आन बान शान जान, तिरंगा भी है। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। ये कौन कौन सी किताबें हैं? क्या ये सभी किताबें आप लोगों को पढ़नी होती हैं? और मुझे लगता है अभी आगे आपको इससे ज़्यादा और पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, ये जितनी भी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं, ये सारा हमारा सिलेबस है। जुडिशरी का ये सिलेबस है जो हमें पढ़ना होता है। साथ में क्योंकि मैंने बताया जैसे आपको कि मेरा टारगेट यूपी का है, दिल्ली का, मतलब अलग अलग स्टेट का है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तैयारी करते हैं तो कुछ टर्म्स कंडीशंस बढ़ जाती हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाते हैं। एक्ट मतलब कुछ बुक्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो लेकिन बाकी इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और झंडे की बात रही तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, तो एक ऑर्डर दिया था कि सब लोग अपने घरों पर झंडा लगाएंगे। फिर बाद में ऑर्डर दिया कि उसको आप हटा दीजिए। तो उस समय मैंने उसको लाया था, लगाया था, फिर मैंने उसको निकाल करके बहुत सेफ्टी के साथ अपने किताबों के बीच में रखा हुआ है। वाह! क्योंकि आपका मान लीजिए यही घर है, आपने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे नए स्टूडेंट देखते हैं, कहते हैं कि जिनको अभी कुछ भी नहीं पता जुडिशरी के बारे में, तो जज बनते कैसे हैं? क्या प्रक्रिया होती है जज बनने की? क्या ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बीए किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, तो क्या वो लोग भी जज बन सकते हैं या फिर कुछ अलग से ग्रेजुएशन करनी पड़ती है? देखिए, जज बनने के लिए तो ग्रेजुएशन में आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। एलएलबी 3 इयर्स की भी होती है, 5 ईयर की भी होती है। 5 ईयर की एलएलबी जो होती है वो क्लास 12th के बाद हो जाती है, जो कि मैंने किया हुआ था। और बहुत से लोग अपने ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन बाद में उनके दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे एलएलबी करना चाहिए। तो 3 ईयर की एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद होती है। एलएलबी की डिग्री मस्ट है। एलएलबी के बाद में कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि आपका बार काउंसिल होता है। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होता है, उनका इनरोलमेंट होता है। मैं आपको बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। तो कुछ स्टेट्स के रूल्स ये हैं कि आपका इनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल में, और आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी उस फॉर्म में अटैच किया जाता है। प्लस एक एग्ज़ाम होता है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, उसको बोलते हैं AIBE का एग्ज़ाम। तो कुछ स्टेट्स में ये भी रूल्स हैं कि आपका इनरोलमेंट होना चाहिए, आपका AIBE एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स में अभी ऐसा है कि नहीं, आपके पास सिर्फ LLB डिग्री हो, आप फॉर्म जज के लिए भर सकते हैं, जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हैं। और अभी जैसे कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है, अभी कुछ स्टेट में और भी बात चल रही है, तो वहाँ पर ऐसी भी क्राइटेरिया है कि नहीं, आपका 70% LLB में होना चाहिए। अगर आपका 70% प्लस नहीं है तो आपके पास 3 साल की वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 3 साल आपको वकालत का एक्सपीरियंस हो चुका तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो हर स्टेट का अपना अपना कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन LLB तो होना चाहिए जज बनने के लिए। जज बनने के लिए फिर अलग से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, फिर देना होता है, उसके बाद
प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को फेस करना होता है। जी हाँ, पहले आप क्या बोलते हैं कि कोई भी जुडिशरी का फॉर्म भरेंगे किसी भी स्टेट के लिए, अगर यूपी भरें, दिल्ली भरें, एमपी भरें, बिहार भरें, पहले प्री का एग्ज़ाम्स होता है, फिर उसके बाद उसके कट ऑफ के हिसाब से जो भी मतलब कट ऑफ रखा जाए, फिर आपका मेंस होगा, फिर मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद आप जज बन जाते हैं। आपने जो कोचिंग ज्वाइन किया है ये आप लोगों को जैसे कहते होंगे कि हमारा इतने महीने का कोर्स है या कितने महीने का है, तो कितना टाइम आपको लगभग वहाँ पे लगेगा कोचिंग में, कुछ बताए कोचिंग वालों ने? देखिए मेरी कोचिंग का तो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो उनके मतलब पैम्पलेट्स पे छपी हुई थी जब मैंने एडमिशन लिया था, उसमें ऑन रिकॉर्ड 18 महीने दिखाया गया, 18 मंथ्स। बट 1-2 महीने आगे पीछे तो हो जाता है और इतना एडजस्ट करना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कोरोना है, कभी कोई वायरस चल रहा है, कभी सर की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो 1-2 महीने तो आगे पीछे हो ही जाते हैं। और वैसे तो टाइम से ही कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आप फिर भी मान के चलिए, मुझे लगता है कि अगर आप कोचिंग करने आ रहे हैं सिर्फ और कोचिंग के नियत से हैं, तो आपको 2 साल लग जाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब आपने एलएलबी में एडमिशन ले लिया, आप अपना लॉ कर रहे हैं, उस टाइम से अगर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एलएलबी पूरा होते होते आप जज बन सकते हैं। इतना हार्ड भी नहीं होता है, बस आपका अंदर से मोटिवेशन और आपका वो लेवल होना चाहिए कि आप हाँ मेहनती हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और पूरी चीज़ मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दिल्ली में तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास में कोचिंग से भी तैयारी करना चाहते हैं और रहना भी चाहते हैं 2 साल तक, तो कम से कम 6-7 लाख रुपए होने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा आपको भी नहीं, लग रहा है? एकदम एकदम सही 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 जा रहे हैं आप, ठीक है। बाकी हर इंसान की अपनी लाइफ स्टाइल है, कुछ लोग कम में गुजारा कर लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा में करते हैं। जैसे मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत ही एक सामान्य परिवार से हूँ, तो मेरे खर्चे उस हिसाब से हैं। कुछ लोग के बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग मुझसे भी कम होते हैं। तो आपका महीने में लगभग कितना हो जाता है? मेरा महीने में 15,000 से 20,000 रुपये खर्चा मिनिमम जाता है, जबकि मैं बहुत ही सामान्य तरीके से रहता हूँ तो। ओके। लेकिन आपका ये कहना एकदम सही है कि अगर कोई इंसान ये सोच के चल रहा है कि 2 साल की कोचिंग है, दिल्ली में रहना है, तो 6-7 लाख तो उसके जाएंगे खर्चे। कोचिंग, जब कोचिंग से आप आ जाते हैं रूम पे भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कुछ ऐसे करते हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि लाइफ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट भी है, जैसे आपका टैलेंट है कि आप वीडियोस बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, अगर आप इसमें गैप कर देते हो, बहुत ज़्यादा गैप कर देते हो, फिर जब आपको दोबारा कभी ये काम करना पड़ेगा तो आपको हिचकिचाहट होगी, घबराहट होगी, आप सही से कर नहीं पाओगे, ठीक है। जितना अच्छा भी करो उतना आप बाद में नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ पढ़ाई के लिए है। तो जब आप कोचिंग करते हैं रेगुलर, तो आपका ये है कि जब भी आपका एक सब्जेक्ट कोचिंग में कंप्लीट हो जाए, तो आप उस सब्जेक्ट को टाइम निकाल के रिवीजन करें और कुछ टाइम के बाद में फिर उसको रिवीजन करें, ताकि वो सब्जेक्ट और वो मैटर जो आपने पढ़ा था वो आपके दिमाग में रहे। और जुडिशरी ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे आपको सिलेबस के हिसाब से करंट अफेयर भी देखना है, लीगल करंट अफेयर्स भी देखने हैं, क्योंकि जीके का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, तो आपको वो सब कुछ चीज़ अपनी मेंटेन करनी है। तो आप लोगों को फिर न्यूज़पेपर वगैरह भी डेली के डेली पढ़ना होता होगा? देखिए मैं अगर पर्सनल अपनी बात कहूँ, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने तो भी न्यूज़पेपर पर नहीं लगवा रखा, क्योंकि मुझे अपना बजट मेंटेन करना था। मैं ज़्यादा अपना ऑनलाइन देख लेते होंगे न्यूज़? हाँ ऑनलाइन देख लेते हैं, या कभी कभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिल जाती हैं जीके करंट अफेयर्स की, तो हम पढ़ लेते हैं। ओके। लेकिन बाकी लोग, बहुत से बच्चे हैं जो मतलब मंगाते हैं। ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ इसलिए रहते हैं कि आप जुडिशरी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। ये इनका खूबसूरत रूम था, इधर आप देखेंगे तो इधर ये इतना बड़ा रूम है। रूम हमें इनका बेहद अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मुखर्जी नगर में हमने बहुत सारे रूम ऐसे भी देखे हैं जिसमें प्लाई लगी होती है, लेकिन इनके रूम में वैसा नहीं है। पढ़ने का इनकी इस तरीके की बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे इनकी नोट्स बुक रखी हैं। और इधर आप देखेंगे सामने अक्सर हमारे घरों में हमारे जो देवी देवता होते हैं, सामने आइए इधर आप, तो उनकी भी प्यारी प्यारी तस्वीरें या पिक्चर देखने को मिल जाती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि हम कुछ और सवाल पूछना भूल गए जो हमें पूछना चाहिए था, आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता था, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए।